हमने वह कहा था वेपर प्रेशर डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सल्यूट एंड solvent. So we did the first form where solute and solvent both were volatile. So now we are into the second form where solute is non-volatile. So when the solute is non-volatile, we are comparing the two cases here. One is, the first case is the pure solvent. Vapor pressure, we put the container in the thermostat. Thermostat provide the uniform heat and hence overcome the force of interaction, and that liquid or solution gets vaporized. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सिचुएशन एक है जिसमें प्योर सॉल्वेंट है, कंटेनर वही है, अमाउंट वही है, ये सॉल्यूशन है, पर इसमें हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया है. तो जब हमने कह दिया कि वो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, इसका मतलब साफ हो गया कि दोनों की कंपोजिशन एकदम डिफरेंट रही होगी, हेटेरोजेनस कंपोजिशन रही होगी, नेचर ऑफ फोर्सेस बिल्कुल डिफरेंट रही होंगी. पर हम देख पा रहे हैं कि जब वो प्योर सॉल्वेंट था तो वेपराइजेशन या वेपर प्रेशर ज़्यादा था, क्योंकि वेपर्स ज़्यादा थे, एंड इन दीज वेपर्स दे विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, दैट इज व्हाट इज वेपर प्रेशर. तो यहाँ देख पा रहे हैं हम, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट था, उसके मोल्स ज़्यादा थे, तो उसके मोल्स वेपर फेज में भी ज़्यादा हैं. इसका मतलब हुआ यहाँ XA1 था और XB 0 था, इसलिए ये प्योर सॉल्वेंट था. जैसे हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सल्यूट डाला तो ये सल्यूशन बन गया, और हम देख पा रहे हैं कि वेपर फेज में तो सिर्फ सॉल्वेंट ही है, पर वो सॉल्वेंट उस सॉल्वेंट से कम है जब वो सॉल्वेंट प्योर था. कितना कम है? जितना आपने उसका मोल फ्रैक्शन कम कर दिया बाय एडिंग नॉन वॉलेटाइल सल्यूट B. तो जितना नॉन वॉलेटाइल सल्यूट B का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सल्यूट इज XB, and mole fraction of solvent is XA, but more the XA is more the YA will be. But that YA here is because of the moles of the solvent which are vaporizable. There is no B in the vapor phase. So we said in such cases the vapor pressure of the solution is because of the volatile solvent in that solution, and the second form of Raoult's law is called Bebo's law. इसका मतलब साफ हो गया. अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको इसका मतलब साफ दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर जितने सॉल्वेंट का मोल्स ज्यादा होंगे उतना उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा. वी प्लॉटेड ग्राफ ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट विद वेपर प्रेशर. तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बढ़ता रहेगा, और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1. दैट इज दिस केस. 1 मीन्स अब कोई नॉन वॉलेटाइल सल्यूट ही नहीं है. उस वक्त जो वेपर प्रेशर होगा वो उस प्योर सॉल्वेंट का हाईएस्ट वेपर प्रेशर होगा. सो वी शुड से दैट वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज nothing but is because of the solvent present in that solution. So we should say the vapor pressure of the solution is nothing but it is due to the vapor pressure of solvent in that solution. So we should say that this P naught is greater than PS because XA is less than 1. Clear हो गया? It means from here we should see that PS by P naught is equal to XA. Yes or no?
subtracting both side by 1. So we got it 1 minus PS by P naught is equal to 1 minus XA, and 1 minus PS by P naught is nothing but is P naught minus PS upon P naught is equal to XB. What does this mean? इसका मतलब क्या हुआ कि XB जितना ज्यादा है, XB मतलब NB, NB मतलब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कहता है XB जितना ज्यादा होगा इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उतना कम होगा, क्योंकि जाने वाला तो कौन है? सॉल्वेंट है. आप XB बढ़ाकर XA को घटा रहे हो, because XA plus XB should be 1. It means I should say from here that XB is inversely proportional to PS. Should I say? जितना XB होगा उतना नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होगा, और जितना नॉन वॉलेटाइल सल्यूट होगा उतना इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ही वॉलेटाइल है, उसके मोल्स घट रहे हैं. इसका मतलब जितना XB ज्यादा होगा उतना PS कम होगा, उतना P नॉट माइनस PS ज्यादा होगा. एंड P नॉट इज अ फिक्स वैल्यू. P नॉट तो P नॉट है, वो तो फिक्स वैल्यू है जब प्योर सॉल्वेंट है. इसका मतलब अगर उस P नॉट माइनस PS को हम प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज रिलेटिव वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द प्योर सॉल्वेंट, एंड दैट्स हाउ दिस P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज कॉल्ड relative lowering in vapor pressure. So this relative lowering in vapor pressure will be directly proportional to the or equal to the mole fraction of the non-volatile solute. Am I right? Now, this will have the different form depending upon the concentration of solution. Depending upon the concentration of solution. मतलब अगर solution concentrated हुआ, solution concentrated का मतलब हुआ कि non volatile solute के moles आप ignore नहीं कर सकते, और ऐसा तब होता है अगर उस solution की concentration ग्रेटर देन 5% हो. अगर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लेस देन 5% हो, दैट सॉल्यूशन इज थॉट टू बी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन. मींस देयरबाय व्हाट दीज टू फॉर्म्स विल बी देयर. सो वी शुड से इट इज P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट is equal to XB, and this XB is equal to NB upon NA plus NB. Am I right? What is this NB? NB is weight in gram of B divided by molar mass of B. Yes or no? Na is weight in gram of A divided by molar mass of A. Yes or no? इसका मतलब साफ हो गया कि आप जब इसकी वैल्यू उस ओवरऑल के अंदर डालोगे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी कैलकुलेशंस हो जाएंगी. P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट विल बी इक्वल टू WB बाय MB अपॉन WA बाय
ME plus WB by MB, am I right? तो आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करोगे तो टाइम तो लगेगा ही, इसलिए अगर कॉम्पिटिटिव में ऐसी कोई कैलकुलेशन आती है तो we should in a round manner ignore the one who is in the denominator, but ethically that is to be ignored when the concentration is less than 5%. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, आपने फॉर्मूला लगाना है, पर फॉर्मूला लगाने के लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि क्या कंसंट्रेशन लेस देन 5% है या ग्रेटर देन 5% है, और उस कंसंट्रेशन को निकालने के लिए आपको वेट ऑफ सल्यूट चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तब आप वेट ऑफ सल्यूट को वेट ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करोगे, तब आपके पास परसेंटेज निकलेगी। इस चीज को अवॉइड करने के लिए जब हम कॉम्पिटिटिव में हैं तो हम उनको राउंड ऑफ ले सकते हैं, पर मैंने कहा लीगली वी कैन राउंड ऑफ द थिंग्स व्हेन द कंसंट्रेशन इज लेस देन, so it is P naught minus PS upon P naught is equal to NB upon NA, because NA is very, 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 very large than NB, इसलिए हमने डिनोमिनेटर में उस NB को खत्म कर दिया। And this formula will be applicable in that case, that is P naught minus PS upon P naught is equal to WB upon MB divided by WA upon MA। ठीक हो गया। पर हम कहते हैं कि भाई कोई बीच का ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जिसमें ये 5% वाला पंगा खत्म हो जाए, क्योंकि एक एडिशनल स्टेप है कि 5% से कम है या ज्यादा है। इसके लिए हमने क्या किया, we did a new formula, but that is कि whether the concentration is less than 5% और ग्रेटर देन 5%, दो फॉर्मूले अलग अलग थे। हमने कहा कि हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं और हम एक ऐसा फॉर्मूला लेके आ रहे हैं जो किसी भी कंसंट्रेशन के लिए लगे। आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि वो 5% से ज्यादा है या 5% से कम है, पर कुछ ड्रॉबैक जरूर है। अब वो ड्रॉबैक क्या है, वो तो जब हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें पता लगेगा। अभी तक जो हम पहुंचे हैं यहां, दैट P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट was equal to NB upon NA plus NB, ये फॉर्मूला था, बट दिस वाज व्हेन द कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन 5% और लेस देन 5% में हमने इसको इग्नोर कर दिया। या ये फॉर्मूला है कि कैलकुलेशन तो लंबी है, पर आप किसी के लिए भी इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। हमने कहा हमें किसी भी कंसंट्रेशन के लिए चाहिए, हम कंडीशन नहीं लगाएंगे, इस इक्वेशन को उल्टा कर दो, यू विल बी गेटिंग P नॉट upon P naught minus PS is equal to NA plus NB upon NB, which is I think nothing but is NA upon
NB प्लस 1, इज इट नॉट द सेम थिंग? वही है ये भी। अब हम इस 1 को उस साइड ले गए। जब हम इस 1 को उस साइड ले गए तो हमारे पास जो आया वो कुछ ऐसा है, दैट इज P0 अपॉन P0 माइनस PS माइनस 1 इज इक्वल टू NA अपॉन NB। यस और नो? So this will comes out to be P0 minus P0 plus PS upon P0 minus PS is equal to NA by NB। Yes or no? हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है अभी तक। क्लियर हो गया? जब आपके पास ये आया तो आप समझिए कि P0 खत्म। अब जो आया इस फॉर्मूले को आप उल्टा कर दो तो आपके पास आ जाएगा P0 माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू NB upon NA। Yes or no? And this is formula for any concentration, but is not relative lowering in vapor pressure, क्योंकि नीचे कौन है? PS है। आप इसको किसी भी चीज को निकालने के लिए यूज करिए, पर आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए मत यूज करिए, क्योंकि रिलेटिव का मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है भाई। इसका मतलब साफ हो गया कि आप उस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हो फॉर एनी कंसंट्रेशन, बट आप उस फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते रिलेटिव लोअरिंग। अब हमने ये सारी बातें जब की तो पहले जहां से हमने शुरू किया था कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है, हमने बात की। फैक्टर्स में हमने बात की कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन विस्कोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, विस्कोसिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए हमने कहा वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर बात आई कि भाई सरफेस एरिया, हमने कहा वो इवेपोरेशन को बढ़ा सकता है, पर वेपर प्रेशर तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर के ऊपर सरफेस एरिया का कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी कैटेगरी में हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला बात हमने कहा कि सॉल्यूट वॉलेटाइल है, सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है। तब हमने रॉल्स लॉ किया। रॉल्स लॉ में हमने पढ़ा कि भाई होमोजीनस होगा तभी लगेगा वो, अगर वो दोनों की कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम नहीं हुई। होमोजीनस का मतलब हुआ कि ना तो नई फोर्स अट्रैक्शन की है ना रिपल्शन की है, डेल्टा H 0 है, डेल्टा V 0 है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। तब हमने उसके लिए पढ़ा रॉल्स लॉ फर्स्ट फॉर्म, पर हमने कहा कि अगर कहीं अट्रैक्शन और रिपल्शन हुई तो वो उस रॉल्स लॉ से डेविएट कर जाएगा। डेविएशन में हमने पढ़ा पॉजिटिव डेविएशन, हमने पढ़ा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में हमने कहा डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा V पॉजिटिव है, एंड दैट इज लो और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। और हमने पढ़ा कि अगर दोनों की फोर्स ऑफ इंटरैक्शन अट्रैक्शन हुई तो डेविएशन नेगेटिव हो जाएगी, डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा V नेगेटिव हो जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और उसको हमने कहा मैक्सिमम बॉइलिंग या हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। फिर हमने कहा कि
नेचर ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट में पहली पार्ट तो ये था, दूसरा पार्ट था कि सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है. देन वी विल हैव टू डू द सेकंड फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ, जहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ रॉल्स लॉ वाज कॉनोवेल्प्स लॉ, who said that when the two components they are volatile, the one who will be more volatile will have more mole fraction in the vapor phase, and we said the one whose amount will be more will contribute more to the vapor pressure in vapor phase, and that is solvent का ही vapor phase में vapor pressure ज़्यादा होगा. जहां पे हमने इधर कहा कि अगर सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो सल्यूशन का वेपर प्रेशर उसमें प्रेजेंट सॉल्वेंट की वजह से है, पर वो उस प्योर सॉल्वेंट से कम है जब नॉन वॉलेटाइल सल्यूट नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड बेबोज लॉ. मोर द मोल्स ऑफ द नॉन वॉलेटाइल सल्यूट विल बी, less will be the moles of the volatile solvent, and hence less will be the vapor pressure. After doing all this for the vapor pressure, we are into the colligative properties now. What we mean by the colligative properties? Solution की ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ अमाउंट पर डिपेंड करे, नेचर पर डिपेंड ना करे. अमाउंट पर डिपेंड करे, नेचर पर डिपेंड ना करे, वो क्या प्रॉपर्टीज है? दे आर कॉल्ड द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ये बिल्कुल वैसा है जैसा कभी 9th 10th में आपने न्यूमेरिकल पढ़े होंगे कि अगर 2 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? 2 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, 4 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? 5 दिन में करेंगे. पर अगर तुम्हारी तरफ फेसबुक की और व्हाट्सएप ये हुए तो शायद हो सकता है चारों के चारों ऑनलाइन गेम लग जाएंगे खेलने और वो काम अब 10 दिन में भी नहीं होगा. इसलिए जब ये क्वेश्चन हम लोगों को होता था तो मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस काम को 2 आदमी 10 दिन में करेंगे 4 आदमी 5 दिन में कर देंगे. हाउ दिस इज पॉसिबल? कंडीशन लगाओ उसमें कि उतना ही काम करने वाले 4 लोग उस काम को कितने दिन में करेंगे? उतना ही काम करने वाले. क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि 2 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, आपने क्वांटिटेटिवली आंसर 5 बोला, नेचर नहीं लिया आपने कि वो 5 जो 2 आदमी एक्स्ट्रा है वो भी उतना ही काम करने वाले हैं कि नहीं. दैट इज व्हाट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. यू आर नॉट सपोज टू डू डाउट कि भाई जो अगले 2 हैं वो भी उतना ही काम करते होंगे कि नहीं करते होंगे. वो कह रहा है नेचर नहीं लेना है, बस सीधा बोल देना है 2 आदमी ने 10 दिन में किया, 4 आदमी 5 दिन में करेंगे. ये नहीं पूछना है कि जो दूसरे 2 लोग थे वो नॉर्मल तो थे, टांगे टूंगे थी उनकी कि नहीं थी. कहता ये बात नहीं करनी है, सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देखना है. सिर्फ आपका फोकस मोल्स पर होना चाहिए. सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली में वो नहीं देखना. आपने 4 लोग 5 दिन में वो काम करेंगे बोल दिया, अब चेक करने नहीं लग जाना है कि करेंगे कि नहीं करेंगे. आप तो फिर नेचर की तरफ आ रहे हो. सो इसलिए जब तक हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब तक हम सिर्फ मोल्स पर फोकस करेंगे. जैसा हम डाल रहे होंगे उसके ऊपर ध्यान देंगे, सॉल्यूशन के अंदर नहीं झांकेंगे कि अंदर क्या हो रहा है. इसका मतलब हुआ अगर आपके किसी के आप 2 मोल डालते हो तो आपका फोकस 2 पर होना चाहिए. सॉल्यूशन में जाके वो 1 हो गया, सॉल्यूशन में जाके 2 का 5 हो गया, इस बात पर ध्यान नहीं देना है. क्योंकि 2 का 1 होना इज नेचर, 2 का 4 होना इज नेचर. सो वो कह रहा है दिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसा आप सोच रहे हैं जब तक वैसा होता रहेगा तब तक हम उसका
उसको नॉर्मल बिहेवियर काउंट करेंगे। नॉर्मल बिहेवियर मतलब जैसा आपने किया सॉल्यूशन के अंदर भी वैसा ही हो रहा है, और अगर उससे वो डेविएट करता है तो उसको हम एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे, जिसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमने अभी पढ़ के हम हटे हैं, वेपर प्रेशर हमने पढ़ा है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, और फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है या डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, पता नहीं, अभी हम उसकी तरफ नहीं गए हैं। तो सबसे पहला हम वही करते हैं जो हमने किया है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। उसने पूछा इज इट दैट दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। हमने कहा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब हुआ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग, एंड दिस इज अभी अभी हम करके हटे हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स बी। उसने कहा क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? हमने कहा दिस एक्स बी इज nothing but moles of B upon moles of A plus B, that is this XB depends upon the number of moles of the non-volatile solute NB. More the number of moles of the non-volatile solute, NB is non-volatile. Non-volatile solute कौन है? NB है। When NB is non-volatile solute, more NB means more XB, am I right? And more NB means more XB means less NA and hence less XA and hence less PS. Less PS. XA जितना ज्यादा PS उतना ज्यादा, क्योंकि XA की वजह से ही तो है PS। XA मतलब सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ अगर ये सब ट्रू है तो जितना ये PS, जितना ये XB ज्यादा होगा उतना PS कम होगा, और जितना PS कम होगा P नॉट माइनस PS ज्यादा होगा। सो वी शुड से कि दिस NB और XB is directly proportional to P naught minus PS. Am I right? And this P naught is a fixed value. तो जितना न्यूमरेटर बढ़ेगा उतना P naught minus PS बढ़ेगा, और उतना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ेगी। Thus relative lowering in vapor pressure is a colligative property because it depends upon the number of moles of the non-volatile solute. So it depends upon the mole fraction of the non-volatile solute, and it is due to this reason that we should say that yes, relative lowering in vapor pressure is a colligative property. अब यहां से हमने नेचर की बात बिल्कुल नहीं की है, तो इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन है कि आपको सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, आपको पूछा गया सॉल्यूट का मोलर मास निकालो, सॉल्वेंट का नाम उसने लिया हुआ था,
इसका मतलब आप इस फॉर्मूले को लगा दोगे, पर अगर आपको पी नॉट माइनस पी एस और पी नॉट अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं तो इट्स बेटर कि अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएं तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके पास यहां सिर्फ एन बी और एन ए है। समझ में आ गई बात। अब बात हुई कि अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। अभी हम नहीं बोलेंगे कि वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट है। हम नहीं बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है या क्या है, हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट है। और इन बातों पर आने के लिए आप इस बात को समझिए तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है विद्यापीठ का। आपके ऊपर ना कहें तो हम कहें कि हम सब के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है एटमॉस्फेयर का। राइट। दूसरे नंबर का प्रेशर है, अभी अभी बात हुई, सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है। किसका? प्रेशर, वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्वेंट का है। अब बात हुई तीसरे नंबर, तीसरा नंबर हुआ सॉल्यूशन का, और उस सॉल्यूशन की अलग अलग कैटेगरीज। कैसे? एक सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सल्यूट एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पर है, इसलिए सल्यूट का हाल चाल नहीं पूछ सकता, गपशप नहीं मार सकता, इंटरेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एक सॉल्यूशन है जहां सल्यूट बहुत से है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगी तो इंटरेक्शन होगी, इंटरेक्शन होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। इसका मतलब हुआ सॉल्वेंट एटमॉस्फेयर से सेकंड नंबर, तीसरे नंबर पर है सॉल्यूशन। कौन सा? जिसकी कंसंट्रेशन कम है। तो मैंने यहां 4 कंटेनर लिए, एक कंटेनर में डाल दिया प्योर सॉल्वेंट, अमाउंट सब में सेम है। दूसरे में डाल दिया, आपको बोला गया था जहां भी कहीं टेम्परेचर वेरिएशन हो वहां कम से कम आप हमेशा मोलैलिटी यूज करा करें, क्योंकि दैट इज द ओनली वे हु इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। दिस कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एज इट डोंट इन्वॉल्व एनी वॉल्यूम फैक्टर। अब आपने 4 सॉल्यूशन लिए, एक लिया 3 सॉल्यूशन लिए, एक लिया सॉल्वेंट, एक सॉल्यूशन 1 मोलर लिया, दूसरा 2 मोलर लिया, तीसरा 3 मोलर लिया, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा इंटरेक्शन कहां है? इसका मतलब हुआ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर इज पी नॉट, देन पी एस 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर। इसका मतलब जो 3 मोलर सॉल्यूशन है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर कम होगा। ये आप सामने देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर, जो सबसे ज्यादा प्रेशर इज ऑफ एटमॉस्फेयर, दूसरा नंबर इज सॉल्वेंट, तीसरा नंबर इज 1 मोलर सॉल्यूशन, चौथा इज 2 मोलर, पांचवा इज। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी आप मोलैलिटी बढ़ाओगे उतना आप इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस घटाओगे, उतनी इंटरैक्शन बढ़ाओगे, क्योंकि उतने मोल बढ़ाओगे। और अभी अभी आपने पढ़ा जितने मोल्स आप बढ़ाओगे उतना वेपर प्रेशर घटेगा। राइट? It means I should say vapor pressure and concentration is inversely related, because concentration and interaction is directly related. ठीक हो गया? अब
मुझे नहीं पता कि बॉइलिंग पॉइंट को क्या होना है, पर मुझे इतना पता है कि बॉइलिंग तब होती है जब वेपर सरफेस पर इतना प्रेशर एक्सर्ट कर लें कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम कर लें। इसका मतलब ये सॉल्यूशन जो मर्जी रहे हों, इनको बॉयल होने के लिए इधर पहुंचना होगा, क्योंकि दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज सेम फॉर ऑल। इसका मतलब हुआ, अगर आप ध्यान दें यहां, तो सॉल्वेंट को ऊपर पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, उसके लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब सॉल्वेंट की बॉइलिंग जल्दी होती है। इसलिए आपको कहा गया था कि कुकिंग के लिए बॉइलिंग को डिले करिए। कुकिंग के लिए बॉइलिंग को आपको बोल दिया गया कि देखिए प्रेशर कुकर नहीं है, राजमा बनाने हैं, तो कुछ के मम्मा जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, राजमा को भिगो देते हैं। तो दूसरे की मम्मा ने उसमें नमक भी डाल दिया, बोले यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीसरे की मम्मा ने बोले हल्दी भी डाल देते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हर मम्मा का राजमा को भिगोने और उसको पतीले में बनाने का अलग अलग तरीका है, पर इनमें से सबसे इंटेलिजेंट मम्मा वो है जो उसमें नमक भी डाल दे और उसमें हल्दी भी डाल दे, ताकि उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और इंट्रैक्शन बढ़ जाए, वेपर प्रेशर घट जाए और उसकी बॉइलिंग लेट हो। डिलेड बॉइलिंग इज फास्टर कुकिंग। इसका मतलब हुआ, अगर आप सिर्फ चाय बनाना चाहते हैं तो कुछ मत करें, पानी को बॉयल करें। पानी इज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इज हाई, इसका मतलब वो जल्दी बॉयल करेगा। बॉइलिंग वाटर में आप चाय पत्ती डालो, वो तो बॉइलिंग होती है, कुकिंग थोड़ी ना होती है। इसका मतलब हुआ सॉल्वेंट को बॉयल करना आसान है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। इसका मतलब साफ हो गया कि भाई वो सॉल्यूशन जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, उसका वेपर प्रेशर कम है, इसलिए उसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना होगा, इंट्रैक्शन को ओवरकम करना होगा। यहां से हमें साफ पता लग रहा है कि ये जो TB0 है, ये जो TB0 है भैया, ये तो TBS ऑफ एनी कंसंट्रेशन से कम ही होगा, और हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप कह रहे हो, और ये जो TB0 है ये कौन है? ये TB0 तो एक फिक्स वैल्यू है, yes or no? It means, should I say this TBS is directly proportional to molality? जितना ज्यादा मोलैलिटी होगी उतना कम वेपर प्रेशर होगा, और जितना कम वेपर प्रेशर होगा बॉइलिंग टेम्परेचर उतना। So should I say that TBS and molality is directly proportional and TB0 is a fixed value? So when you are making the solution of different molalities, by increasing molality you are increasing TBS, and by increasing TBS you are increasing TBS minus TB0, because TB0 is fixed.
टीबी नॉट तो कांस्टेंट है ना, वही तो मैं यहां लिख रहा हूं, बट मैंने इस टीबीएस को किससे कंपेयर कर दिया, सॉल्वेंट से कंपेयर कर दिया, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा है, इसलिए हमने इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम रख दिया elevation in boiling point. We are studying solution of solid in liquid. Am I right? इसका मतलब हुआ this TBS minus TB naught is equal to KB into M, and this KB into M is called Ebullioscopic constant. This KB into M is called, this KB is called Ebullioscopic constant. So we should say delta TB. Now we can say delta TB is elevation in boiling point. Why? Because boiling temperature of the solution is greater than that of the solvent, and this is directly proportional to M, and when this is directly proportional to M, we should say that delta TB, which is nothing but TBS minus TB naught, is equal to KB into M, and this KB is nothing but this is Ebullioscopic constant, or I should say is elevation in boiling point constant. Elevation in boiling point constant. अब पूछा गया कि आप ये बताओ कि क्या elevation in boiling point colligative property है? हम पहली बात तो बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, M मोलैलिटी है, मोलैलिटी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, सो द वन हु डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. उसने पूछा इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई फायदा है, हमने कहा फायदा ही फायदा है. ये जो KB है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट है, सब के लिए कांस्टेंट नहीं है. क्यों पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट है, मैं कुछ यहां लिख रहा हूं. दिस KB इज इक्वल टू RT नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 into latent heat of वेपराइजेशन LB. अब ये जो T नॉट स्क्वायर है, दिस इज सॉल्वेंट वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट. सॉल्वेंट कोई और होगा तो T नॉट स्क्वायर और होगा. R तो ठीक है, कांस्टेंट है. उसी तरह से ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने उधर थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा. Latent heat of vaporization is enthalpy of vaporization per mole. Per mole मतलब उस solvent का molar mass. So the overall formula will become RT naught square divided by 1000 into delta H vaporization upon M1. Yes or no? तो वो कहता है कि ये डेल्टा H वेपराइजेशन M1 हर सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा, इसलिए KB एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट है. उसने कहा कि क्या ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हमने कहा यस, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी. Molality depends upon number of moles, and the one who depends upon number of mole is colligative property. हमने कहा, उसने कहा कि इसका फायदा क्या है, हमने कहा इसका फायदा ये है that KB into molality, and molality is moles.
Mole is mass upon molar mass of solute into 1000 upon mass of solvent in gram. तो अगर सारी बातें पता हैं तो आप उस सल्यूट के मोलर मास की वैल्यू को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? So this is, we can find out the molar mass of the solute, but the limitation is ऐसे solute नहीं जो temperature sensitive हो. We cannot find out the molar mass of the proteins as they get denatured. We cannot find out the molar mass of the amino acids. We cannot find out the molar mass of polymers. But all those who are not affected by change in temperature, we can find out their molar mass. So particularly for these cases, proteins, amino acids, polymers, we will be doing the next colligative property. The name is osmotic pressure, which is specifically used to find out the molar mass of the temperature sensitive solutes. Yes or no? अब आप ध्यान दो, यहां हमने यहां उसी ग्राफ को यहां शो किया है कि ये हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, और ये वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको क्रॉस करना होगा तभी वो बॉयल करेगा. तो हमने देखा कि सॉल्वेंट ने लो टेम्परेचर पर क्रॉस कर दिया और सॉल्यूशन ने हाई टेम्परेचर पर किया. जितनी आप इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहोगे उतना वो लेट उस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्रॉस करेगा, उसकी बॉइलिंग उतनी डिलेड होगी. So this proves that the name should be elevation in boiling point. This proves that the elevation in boiling point is a colligative property as it depends upon molality, it depends upon the number of moles. अब आपने जो किया वो सब ठीक है. इस टाइम आप ऊपर जा रहे थे, इस वक्त आप बॉइलिंग कर रहे थे, और बॉइलिंग तो तब होगी जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करेगा, मतलब आप ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे. व्हाट इफ वी टॉक अबाउट फ्रीजिंग? When the molecular motion ceases, it freezes. That means I should say freezing is an example of extreme force of interaction. फ्रीजिंग कब होती है? जब सल्यूट को एक दूसरे से इतना प्यार हो जाए कि वो हिलने के लिए भी तैयार नहीं है. मतलब आपने एक ट्रे में आइस क्यूब बनाने के लिए उसको फ्रीजर में रख दिया. आपने क्या किया? हाई टेम्परेचर से उसको लो टेम्परेचर पर डाल दिया. अंदर लो टेम्परेचर वेव्स हैं जिन्होंने उसके मॉलिक्यूल के मोशन की वेलोसिटी कम कर दी, धीरे धीरे धीरे. एंड व्हेन दैट मॉलिक्यूलर मोशन विल सीजेस, इट फ्रीजेस. इसका मतलब हुआ कि जब फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हाईएस्ट होगी तब कोई फ्रीज करेगा. और अगर आप बॉइलिंग के लिए ऊपर जा रहे थे तो फ्रीजिंग के लिए नीचे जा रहे हो, और फ्रीजिंग के लिए नीचे जा रहे हो का मतलब साफ हो गया कि सॉल्वेंट को फ्रीज करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन नहीं है. जिस सॉल्यूशन की मोलैलिटी सबसे हाई थी, उसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, उसको ऊपर आना बेशक मुश्किल था पर नीचे जाना तो आसान है. इसका मतलब साफ हो गया कि अगर मैं ये कहूं कि TFS है और TF नॉट है, तो भाई नॉट को फ्रीज करने के लिए मुझे ज्यादा टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, और जो सॉल्यूशन है उसको
फ्रीज करने के लिए मुझे कम टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा। इसलिए उन 6 आइस क्यूब को जो आप आइस क्यूब में कन्वर्ट करना चाहते हो, एक के अंदर NaCl डाल दो। NaCl डालने से क्या बना दिया आपने? उसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना दिया तो इंटरेक्शन बढ़ गई। इसका मतलब 5 में अभी ना भी बर्फ जमी हो, पर 1 में जम गई होगी। ये NaCl का फंडा कुछ ऐसा है कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वहां यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां मैक्सिमम टाइम बर्फ ही होती है पर रोड क्लियर होते हैं, दे डू सॉल्टिंग ऑफ द रोड्स। अब सॉल्टिंग ऑफ रोड में NaCl डालते हैं। NaCl डालते हैं तो NaCl वहां जाकर क्या करता है? उस फ्रीजिंग को डिप्रेस कर देता है। इसलिए कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर कम है, आई शुड कॉल इट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पर अगर आप अपने शिमला की बात करो तो दिसंबर में पूरे शिमला में बर्फ नहीं होगी, पर बच्चे आइस स्केटिंग रिंक में जरूर आइस स्केटिंग कर रहे होंगे। तो अगर हम उस क्यूरेटर को पूछे, भाई ये क्या है, बाहर तो है नहीं, अंदर कहां से है? So he will say we will make a layer of NaCl. अब आप बोलोगे एक साइड NaCl बर्फ पिघलाने के लिए यूज हो रहा है, दूसरी साइड NaCl बर्फ जमाने के लिए यूज हो रहा है। That difference is of the concentration. एक आप क्या कर रहे हो कि आगे आगे ट्रक मूव कर रहा है और पीछे सॉल्टिंग कर रहा है, और जहां जहां जा रहा है वो बर्फ साफ। इसका मतलब उसने फ्रीजिंग टेम्परेचर को डिप्रेस कर दिया, मतलब उस पर्टिकुलर पोर्शन में उस टेम्परेचर पर फ्रीजिंग नहीं होगी। उसके साथ रोड के बाहर का टेम्परेचर तो वही है जहां पे बर्फ जमी थी। इसका मतलब उस रोड में नहीं जम सकती क्योंकि वहां पर टेम्परेचर डिप्रेस कर दिया। अगर हम इसको देखें तो ये हमें पता लगता है दैट TFS छोटा है और TF0 बड़ा है। सो TF0 तो फिक्स है। सो TF0 माइनस TFS, जितना आप सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड बनाओगे TFS उतना कम होगा, क्योंकि जितनी मोलेलिटी ज्यादा होगी वेपर प्रेशर उतना कम होगा। का मतलब वो सॉल्यूशन की इंटरेक्शन बढ़ती जा रही है। इसका मतलब TF0 माइनस TFS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, बिकॉज TFS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी। जितनी मोलेलिटी ज्यादा होगी वो सबसे नीचे होगा और उसका TFS उतना ही कम होगा। इसका मतलब हुआ दिस इज नथिंग बट, क्या पढ़ रहे हम? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट बोलना है तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर तो कम है भाई। सो वी विल से दिस इज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड हेंस डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, और डेल्टा TF is equal to Kf into molality, where this Kf is called depression in freezing point constant or is called cryoscopic constant, is called cryoscopic constant. इसकी वैल्यू भी वैसे ही निकालनी है, सिर्फ वेपराइजेशन के बजाय क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग हो जाएगा। Am I right? So this is cryoscopic constant. Clear हो गया? So this is now depression in freezing point.